हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पॉटिंग एरर्स कराया था सितंबर 2022 एनडीए का एग्ज़ाम का। इस वाली वीडियो में आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा, उनको कैसे सेलेक्ट करना है। इस तरह के जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो न केवल एनडीए का एग्ज़ाम का पार्ट है बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे आईबीपीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एसएससी। तो ये न केवल एक एनडी का है बल्कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसमें आपको मैं वन बाय वन कराऊंगा, सॉल्यूशन कराता हूँ। पहले वाला देखेंगे हम 11th वाला, काउंटिंग योर चिकन्स। अब देखिए, इसको समझने का तरीका ये है, काउंटिंग योर चिकन्स इसको थोड़ी लिटरल मीनिंग में समझते हैं, यानी अपने चिकन्स को काउंट करना, यानी उन पर विश्वास करना, उनको काउंट करना, गिनना, उनको समझना उनको। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर ग्रीडीली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, चलो दूसरा देखते हैं। बीइंग केयरफुल नहीं, बीइंग केयरफुल थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर, तो इसमें काउंटिंग और चिकन्स का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनती है वो है कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। सो ए विल बी द आंसर ओवर हेयर। नाउ सेकेंड वन, द 12th वन, आइसिंग ऑन द केक। देखिए, इसमें लिटिल मीनिंग से समझ में आ रहा है आइसिंग ऑन द केक, यानी एक तो हमारे पास केक है, उस पर से आइसिंग भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपको डबल बेनिफिट दे रही है, तो यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा आप उसका लाभ ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर ए एंड अबोव एन ऑलरेडी गुड डील। उसके बाद आते हैं हम 13 पे, स्टिच इन टाइम। अब यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज स्टिच। स्टिच, अब स्टिच इन टाइम का मतलब हो गया कि कोई चीज़ आप समय पे कर लेते हैं, और समय पे कर लेते हैं नुकसान से बचते हैं, तो उसको समय पर किसी चीज़ को कर लेना, यानी टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स ए नेगेटिव आउटकम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एट 6 and 7। तो 14वां आंसर है 14। इसमें देखिए सिंपल सा समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ या तो 6 पर है या 7 पर है। तो ऑन द टॉप ऑफ सिचुएशन नहीं, या तो होता अबोव। स्टेट ऑफ डिनाइल बिल्कुल नहीं। स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन यस हो सकता है। वेल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड नो। तो अगर देखोगे किसी के भी शाब्दिक अर्थ जो नज़र आ रहे हैं, जो भी इनकी लिटिल मीनिंग्स आ रही हैं, वो सी वाले ऑप्शन में सबसे अच्छी तरह आ रही है, यानी स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, यानी एक भ्रामक स्थिति। तो 14 का सी आंसर है। टॉकिंग 20 टू द डजन, यानी टॉकिंग 20 टू द डजन, यानी एक तो 20 और एक 12 है। अब टॉकिंग 20 टू द डजन, ठीक है, तो यानी उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो सकता है कि कोई हरिडली और रैपिडली बात कर रहा है, यानी कभी तो वो 20 की बात कर रहा है, कभी 12 की बात कर रहा है, यानी कि उसकी बात में कोई फ्लुएंसी नहीं है, कोई सही तरीके से बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आंसर ए होगा इसमें। अब आ जाते हैं 16 पर। 16 में आएंगे अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का देखिए, थोड़ा सा ये इस तरह के जो एडम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनको समझने से पहले थोड़ा उनका लिटिल मीनिंग लगाना पड़ता है, फिर उसको अपनी प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करना पड़ता है, और जो भी ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन के अंदर में आपको उससे मैच करना होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझने की बात की जा रही है कि उस कंसेप्ट को आप कैसे समझोगे। जो ये वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये फ्रेज है, और इसी को हम यहाँ पे आइडियम्स एंड फ्रेजेस इसलिए कहते हैं। अब देखिए, इसमें अंडर द वेदर यानी मौसम के नीचे, लेकिन मौसम के नीचे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है, जैसे वॉकिंग इन द रेन, बारिश में चलना। कंट्रोल्ड बाय द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के माध्यम से कंट्रोल होना। ब्रो बीटन बाय द हीट, नहीं हो सकता। यानी कि अंडर द वेदर का मतलब यहाँ पे होगा अनवेल, यानी जो ठीक नहीं है, अस्वस्थ है। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस। अब देखिए, सिट ऑन द फेंस, यहाँ पे अगर सिट ऑन द फेंस की बात करेंगे तो यानी कि आप कोई भी चार दीवारी उसके ऊपर आप बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर बनेगा आपका टू भी अनडिसाइडेड होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें और क्या आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझना है, कुछ समझना है, तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कमेंट करके अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं वंस इन ए ब्लू मून 18 का।
वंस इन ए ब्लू मून का मतलब हो गया कि कभी आप चांद, हरे नीले चांद के नीचे, यानी ब्लू मून नीला, ठीक है। तो देखिए अब क्या आंसर हो सकता है इसमें, क्या नीला चांद होता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो रोमांटिक मोमेंट, रोमांटिक तब होता है या तो यहाँ पे ये मतलब होता नहीं, अगर आपको, मैं लिटिल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड और डिक्शनरी लेवल की मीनिंग की बात नहीं, क्योंकि इस तरह के आइडेंट फ्रेजेस को इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ना चांद कभी नीला नहीं होता है। तो यानी हो भी सकता है कभी ब्लू हो सकता है, लेकिन वो ऑफन तो होता नहीं, अकेजनली भी नहीं होता, रोमांटिक नहीं हो। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। 19 का थ्रो थिक एंड थिन। अब देखिए इसका आंसर जो होगा थिक एंड थिन, यानी थ्रो डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि बुरे वक्त, ठीक है, बुरा वक्त। लाइक चॉक एंड चीज़, यानी चॉक एंड चीज़ का यहाँ पे इसका आंसर होगा वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं, चॉक एंड चीज़। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे इस सेक्शन को देखते हैं हम। ये तो बहुत दूसरे सेक्शन में आते हैं हम, एंटोनिम सिनोनिम्स। उस वाले सेक्शन को मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में कराऊंगा आपको। अब जैसे ही इज एसेंशियली ए क्रूड पर्सन, हमारे एंटोनिम्स हैं 31वां। अब किसी भी तरीके के इस तरह के जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं उनको करने का तरीका ये होता है कि आप उसके मीनिंग को समझें। जैसे ही इज़ क्रूड एंड क्रूड पर्सन, ही इज़ ए क्रूड पर्सन, तो इसमें देखिए कोर्स नहीं होगा, रिफाइंड नहीं होगा, ईगन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो कौन सा होगा इसमें? देखिए कोर्स माने भद्दा, रिफाइंड माने शुद्ध, तो इसका क्या करना, मैं एंटोनिम करा तो आंसर हमारा रिफाइंड होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें क्रूड एंटोनिम, क्रूड माने गंदा भद्दा, कोर्स इसका सिनोनिम हो सकता है, ईगर उत्सुक होता है, तो बैलेंस जो बैलेंस हो यानी कि बहुत व्यवस्थित हो, तो रिफाइंड इसका आंसर होगा। 32 में हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अब कॉन्फिडेंस का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? ईगरनेस होगा नहीं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं इसमें, डिफिडेंस आ रहा है, तो आंसर डिफिडेंस होगा, ठीक है। हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, और इसका अपोजिट क्या होगा? एबिलिटी होगा नहीं, स्किलफुलनेस नहीं होगा। भाई स्किलफुलनेस एबिलिटी तो एक जैसे, डिपेंडेबिलिटी होगा नहीं, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जो एबिलिटी है। तो आंसर विल बी डिसऑनेस्टी। शी इज़ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ईजी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, अब इसमें बेनिवोलेंट का क्या होगा? देखिए क्लेवर, चालाक हो नहीं सकता, मडल्ड, मडल्ड भी नहीं हो सकता, मडल्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, बीविल्डर्ड, और इसका मतलब होता है भ्रमित और आश्चर्यचकित। इसका आंसर एक ही होगा, मेलिवोलेंट, और इसका आंसर होगा सी, सार्टोरियल। अब सार्टोरियल देखिए इसका मतलब क्या होता है? सार्टोरियल का मतलब होता है एक तरीके का कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, शानदार है, और बहुत ही अच्छी तरीके से है वो, शानदार बेसिकली। और इसका एलिगेंट सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है इसमें 35 वाले में। देखिए अनकम्प्रोमाइजिंग नहीं, कॉमन नहीं, क्रूड नहीं, तो क्रूड तो गंदा हो गया, भद्दा हो गया, तो शानदार हो सकता है, लेकिन इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सार्टोरियल का ए, अनस्टाइलिश। 36 पे आते हैं। ओके, दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। बेसिकली ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, ठीक है, ओरिजिनल। अब यहाँ पे देखिए जेन्युइन ऑलरेडी सिनोनिम दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका एंटोनिम, विपरीत अर्थ शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा? जो नकली हो, फेक, ठीक है। इसका दूसरा फेक, फेक का सिनोनिम क्या हो सकता है? रिप्लिका, ठीक है। दूसरा कॉपी, डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये बहुत तरीके के शब्द हैं जो सभी तरह के एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो ऑथेंटिक का जो आपका एंटोनिम होगा फेक होगा, यहाँ पे डुप्लीकेट भी आ सकता था, ठीक है। द डेलूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, 37। अब देखिए डेलूज क्या होता है? बेसिकली डेलूज क्या होता है? बाढ़ से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, बाढ़ युक्त। तो अब इसमें आंसर बनेगा बी, ड्राउट, सूखा। क्लाउड बस्ट तो नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, ड्रिजलिंग होगा। देखिए ड्रिजलिंग, डेलूज
हालांकि जो ऑप्शन रखे जाते हैं वो एग्जामिनर इस तरह से रखता है, ठीक है। अब आते हैं हिज डेडिकेशन इज वेल नोन टू, इज नोन टू ऑल, सॉरी। तो डेडिकेशन यानी कोई चीज़ हमें डेडिकेट है, हमें समझ में आ रही है, हम किसी के प्रति समर्पित हैं, तो क्या हो सकता है? डेडिकेशन है किसी भी समर्पण, समर्पण का उल्टा क्या हो सकता है? क्लियरिटी, क्लियरिटी नहीं हो सकता। हॉस्टिलिटी, अपैथी, एंगर। तो आंसर हो सकता है जैसे किसी के प्रति डिसलाइक, अपैथी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसलाइक, तो इस किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। डेडिकेशन समर्पित होना, अपैथी, तो आंसर सी होगा। हिज हिज पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है आपका जैसे ए डिफरेंट काइंड ऑफ श्रूडनेस, ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कर्नमेंट, ठीक है, किसी चीज़ को जांचने परखने की क्षमता, उसको हम पर्सपिकेसिटी है ए। तो इसका देखिए 39 का आंसर बनेगा आपका, क्योंकि हम इसमें ढूंढ रहे हैं, स्मार्टनेस होगा नहीं, डलनेस होगा नहीं, डेडिकेशन नहीं, डेडिकेशन, यस डेडिकेशन हो सकता है, ठीक है, किसी के प्रति समर्पण नहीं, डेडिकेशन भी नहीं, डेवियसनेस भी नहीं, इसमें आंसर होगा डलनेस, यानी कोई नीरसता। और क्योंकि पर्सपेक्सिटी एक तरह की एबिलिटी हो है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा बनेगा आपका डलनेस, यानी एक डलनेस यानी जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 40वां क्वेश्चन है, ही हैज़ ए पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। अब देखिए पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की पसंद करना, लाइकिंग, तो इसमें जो इसका अपोजिट होगा वो डिसलाइक होगा। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है सिनोनिम्स का। देखिए हम सिनोनिम्स को देखेंगे, 10 सिनोनिम्स दिए होंगे। एनडीए में एक जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, टोटल मिला के 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है गेट के अंदर में। तो इसमें एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, और इस तरह से आपके 10 सिनोनिम आते हैं, 10 एंटोनिम्स आते हैं, 10 आइडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, 10 आपका स्पोर्टिंग एरर, और 10 आते हैं आपके जंबल वर्ड्स, जिसको आपको क्लोज टेस्ट भी कह देते हैं, और जिसमें आपको PQRS करके 4 डिफरेंट मतलब रूल्स और रेगुलेशंस पे आधारित जो ग्रामर के होते हैं उन पे आधारित होता है। अब सिनोनिम्स में हम देखते हैं, आफ्टर ए गुड मील इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। इसमें देखिए आप इसको कैसे करेंगे, टिप, प्रेज, एडमोनिश। अब हम इसको समानार्थी शब्द ढूंढना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस किसी को भी कोई भी अच्छा कहना, किसी की सराहना करना, प्रेज करना, ठीक है। तो इसमें जो आंसर बनेगा आपका सिनोनिम में बनेगा प्रेज। टिप होता है जब खाना आपने डिनर किया या लंच किया उसके बाद जो दी जाती है, तो इसे प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना। 42, हिज वर्क इज लॉडेबल, यानी उसका जो काम है वो प्रशंसा के योग्य है। अब आपको ध्यान रखना कि इसमें लॉडेबल है, तो इसका जो आपका सिनोनिम बनेगा 42 का वो बनता है प्रेज वर्दी, क्योंकि प्रेज माने कॉम्प्लीमेंटेबल भी हो सकता है, प्रेज वर्दी भी हो सकता है, लॉडेबल ही होता है। तो एक तरीके से आपको इसमें एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन के माध्यम से 4 शब्दों के बारे में आपसे जानकारी ली है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हर एक चीज़ को कनेक्ट करेंगे, हर एक इवेंट को, हर एक वर्ड को, हर एक ऑप्शन को करेंगे कनेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो ये करना आसान है, बट आपको अपने मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करना है, अपनी इंसाइट का इस्तेमाल करना है, और अपनी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है। जिस एग्ज़ाम में आप ये करना सीख जाएंगे, फिर आपको एग्ज़ाम नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन आपको इसको मन लगा के इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। देखिए मैंने आपको 4 शब्द समझा दिए इसमें प्रेज वर्दी, लॉडेबल, कॉम्प्लीमेंटेबल, एप्रिसिएटेबल भी होता है, ठीक है। 43, राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कैपेबल मतलब होता है वैसे कॉम्पिटेंट का। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट का जो सिनोनिम बनता है वो आपका बनता है ए, कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है समर्थ। इसका दूसरे भी सिनोनिम होते हैं, अडेप्ट भी होता है जो ऑलरेडी सी ऑप्शन में दिया है, लेकिन उसका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। तो अडेप्ट, कैपेबल, इफिशियंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। 44, ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए डिलीजेंट का मतलब होता है जैसे ईमानदार, और डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट आंसर दिया है क्योंकि हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए प्रोक्रास्टिनेटिंग तो होगा नहीं, कंसिस्टेंस भी नहीं हो, कॉन्सिस्टियस भी नहीं होगा, इंटेलिजेंट ही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो नहीं है ऑप्शन, आई थिंक इसमें जो मेहनती है, ईमानदार है, इसमें आंसर बनेगा आपका
डी, इंटेलिजेंट नहीं है, इसका होगा डी आंसर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट। ओके, ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट। रेटिसेंट बेसिकली मीनिंग होता है जो शांत हो, स्वभाव का हो, कुछ बोलता नहीं हो, ज़्यादा बातचीत करता नहीं हो, अपने में ही खोया रहे। तो इस तरीके से एक्सपेंसिव नहीं, जॉली नहीं, साइलेंट, साइलेंट भी हो सकता है, लेकिन साइलेंट का मतलब इसमें रेटिसेंट से नहीं होगा। इसमें जैसे जिसको इंट्रोवर्ट कह देते हैं, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, विड्रॉन। तो क्योंकि हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो इसका जो रियल आंसर बनेगा, जैसे जिसे हम अंतर्मुखी कहते हैं, तो साइलेंट, विड्रॉन, रेटिसेंट होगा। तो बच्चों आ गया आपका 46 आता है, ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल का मतलब होता है कि जो ऑलवेज वेरी हैप्पी, हमेशा खुश मिजाज। चीयरफुल आंसर होगा, कैलस नहीं होगा, गैरुलस नहीं होगा, क्रेडुलस भी नहीं होगा। कैलस मतलब जो दिल का बुरा होता है, यानी निर्दयी बोलते हैं जिसको। तो चीयरफुल, चीयर का ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, ठीक है। जॉली भी होता है इसका, जोवियल भी होता है, और चीयरफुल हो गया आपका। मोरोज 47, मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। देखिए मोरोज का बेसिकली मन क्या होता है, सैड, दुखी। तो यहाँ पे इसका आंसर चर्पी नहीं, जनरस, इंट्रोस्पेक्टिव, जनरस, चर्पी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी, सडन, सॉरी सलन। सलन होता है मतलब दुख से भरा हुआ, मोरोज। मेलंकली, सैड, ठीक है, अनहैप्पीली। ही वॉज ए रिलेक्टेंट लर्नर। तो 48 के अंदर हम देखेंगे क्या बनता है, रिलेक्टेंट। तो रिलेक्टेंट का मतलब आपका एंथुसियास्टिक नहीं, ईगर नहीं, अनविलिंग नहीं, फियरफुल नहीं। तो 48 में ही वॉज ए रिलेक्टेंट लर्नर, इट मीन्स एंथुसियास्टिक का मतलब जो उत्साह से भरा हुआ, ईगर जो बहुत ही उत्सुक हो, अनविलिंग। तो इसमें हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, तो आपका अनविलिंग आंसर होगा, जो इच्छुक ना हो, ठीक है, अनविलिंग। तो रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, जो जो इच्छुक ना हो, जिसकी इच्छा नहीं हो, जो मतलब किसी चीज़ को करना नहीं चाहता हो, नॉट इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 48 का सी। 49 अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो अमित अपने इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को लेके, यानी भावी निवेश को लेके, और बहुत ही उत्साहित है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का वैसे मतलब होता है मतलब आशा से भरा हुआ है। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक उन्होंने एंटोनिम दे दिया है ऑप्टिमिस्टिक का, पेसिमिस्टिक, ठीक है। अनकेयरिंग, केयर फ्री, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है, बी और सी। पेसिमिस्टिक इसका पॉजिटिव हो गया, हमें यहाँ पे आपका सिनोनिम ढूंढना है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा डी, सैनगुन। सैनगुन मतलब होता है आशा से भरा हुआ, आशातीत, हिंदी में बोले तो आशातीत। और दूसरा इसका बनेगा आपका होपफुल, भी इसका आंसर है, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, सैनगुइन। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो 50 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 में, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव, अब देखिए कोऑपरेटिव बाय नेचर, या तो नेचर से बहुत कोई खराब होगा या कोऑपरेटिव होगा। तो कोऑपरेटिव मतलब जो नेचर से मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगा, यानी अच्छा, ठीक है। अब इसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपको जैसे कॉम्प्लासेंट, कोवर्ट, कॉम्प्लासेंट, सॉरी कॉम्प्लेजेंट, और कॉम्प्लासेंट, कन्नाइविंग। तो इनमें जो आंसर आपका आएगा बच्चों, आंसर होगा ए, क्योंकि कवर्ट का होता है जो चीज़ मतलब छिपी हुई है, यानी कि जिसकी कोई मतलब किसी को जानकारी नहीं है। और कंप्लासेंट मीन्स अपने में ही जो संतुष्ट है। और कन्नाइविंग का मतलब होता है, कोनाइविंग, इसका मतलब होता है गलत काम करने से रोकना। तो अब आप ये देखिए, पहला तो देखिए कोऑपरेटिव क्या है, एक ये वर्ब तो है नहीं, अब वर्ब नहीं है, जीरंड भी नहीं है, तो कन्नाइविंग एक वर्ब की तरह हुआ। इसमें क्या होगा, इसका आपका ए वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है। तो वैसे मीनिंग को देखते हुए आंसर जो है आपका ए ही है। ओके बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगी तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बताएं। धन्यवाद।